यहाँ आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित आवास पे संवाद का ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय एस.टी. सुरेश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हडको, श्री गजानन राम, चीफ टाउन प्लानर झारखंड सरकार, डॉक्टर सत्यकी सरकार, एचओडी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, बीआईटी मिश्रा, श्री अरुण कुमार जी, सीनियर आर्किटेक्ट झारखंड। हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए छात्र, टेक्नोक्रेट्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स एवं आज इस वेबिनार में खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लाभार्थी भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम लोग चर्चा का भाग रखे हैं। इन सब का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और पूरे भारतवर्ष में पिछले 7 साल में लगभग 1 करोड़ आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 50 लाख आवास जो है बन गए हैं और वो ऑक्युपाई किए जा चुके हैं। अगर जहां तक हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 लाख आवास जो है स्वीकृत है, उसमें से 50 लाख आवास ऑक्युपाई किए गए हैं और रेस्ट करीब 1.25 लाख घर जो है कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट स्टेज पे है। ये सारी चीज को अगर हम देखें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं उसका बहुत अच्छी भूमिका रही है इसको अच्छे प्रोग्रेस में लाने के लिए। वैसे तो ये आवासीय योजनाएं पिछले कई दशकों से हमारे जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से कई दशकों से आवासीय योजनाएं चलाई जा रहे हैं, जिसमें बॉम्बे आवास योजना हो, चाहे राजीव आवास योजना हो, चाहे जेएनएनयूआरएम के तहत आईएसडीपी, बीएससीपी, ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत जो चीज देखने को मिला, ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक प्रोग्राम के अंतर्गत हम स्लम रीडेवलपमेंट के लिए आईएसआर स्कीम है, उसी के तहत हमारे पास बिल्डर्स और लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हाउसिंग विद पार्टनरशिप का प्रोग्राम है इसी के अंतर्गत। और उससे भी बड़ी बात है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए आय का बहुत ऊंचा दायरा रखा गया है। जहां तक पहले था कि सिर्फ पीडब्ल्यूएस या एलआईजी के लोगों को आवास दिया जाता था, लेकिन इसमें MIG 1 और MIG 2 जिसका इनकम 18 लाख रुपए तक है, उनको भी ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत में जो है लाभ पहुंचाया गया है, उसको इंटरेस्ट सब्सिडी दिया गया है। इसके अलावा जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो है जिनके पास अपना जमीन उपलब्ध है, जो उनके दादा के नाम से जमीन उपलब्ध है, उस पे उनको ना लोन मिलता है कुछ मिलता है, लेकिन बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत उनको अपना आवास बनाने का मौका मिलता है। तो ये सबसे सक्सेसफुल स्कीम रहा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने ये भी देखा कि कोविड पेंडेमिक के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम आर्किटेक्ट, टेक्निकल जो भी बैकग्राउंड के लोग हैं, प्लानर्स, इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आया। ये कौन सा अपॉर्चुनिटी है? हुआ ये है कि जितने भी लोग गांव से शहर की ओर गए थे काम करने के लिए, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो शहरों में रहते थे, वो कहाँ रहते थे जाकर के? वो जाकर के रहते थे कोई झुग्गियों में या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते थे। और वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी उनका अपना घर नहीं होता था, वो कहीं वहां भी रेंट दे करके रहते थे। और वो रेंट कहाँ, वो भी काफी अच्छा खासा रेंट देते थे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा सोच समझ के साथ एक रेंटल हाउसिंग स्कीम भी लाया,
जो पायलट बेसिस पे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स में अभी पायलट बेसिस पे करीब 50,000 घर जो है बनाए जा रहे हैं। और आगे जो है अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि रेंटल हाउसिंग ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जिसपे इसका उपयोग बाद में, अगर मान लिया ये रेंटल हाउसेस है तो इसका उपयोग जो है जो टूरिस्ट है वो यूज कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल के लिए जाते हैं वो यूज कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पार्ट टाइम के लिए जाते हैं वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये रेंटल हाउसिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप है, इस पे भी हम लोग विचार चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ विशेष रूप से आवास पे संवाद पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यकी सरकार, जो एचओडी है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट वीआईटी मिश्रा के, और हमारे भी जाने माने चीफ टाउन प्लानर गजानंद राम जी हैं। इनको से जितना अनुभव है झारखंड के बारे में शायद ही किसी और को अनुभव होगा, क्योंकि 20 साल से वो इन सारे प्रोग्राम में वो इन्वॉल्व रहे हैं। इसके साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री एस.टी. सुरेश, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हडको में, वो CLSS जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है वो पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नोडल ऑफिसर है, तो शायद उनसे हम लोग को इस परिचर्चा में एक अच्छा अनुभव मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। और साथ में हमारे हैं श्री अरुण कुमार, आर्किटेक्ट हैं, सीनियर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में काफी योगदान दिया है, विशेषकर लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो अभी एक दुर्वा में बन रहा है रांची में, उस पर इनका इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग उनसे चाहेंगे कि उस पर थोड़ा विशेष तो उस पर हाईलाइट करें, उस पर चर्चा करें। इसके साथ हमारे वेबिनार में जैसे मैंने कहा लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी भी हमारे पास हैं जो अपना जो फायदा हुआ है, जो लाभ मिला है, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। और इसके साथ ही मैं श्री अजीत के जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं हडको रांची क्षेत्रीय कार्यालय के, उनको मैं की नोट एड्रेस के लिए आमंत्रित करता हूं। Thank you, sir. Namaskar. Good evening, everybody. Respected Executive Director Sri S.T. Suresh sir, Sri Gajanand Ramji, Senior Chief Town Planner, Government of Jharkhand, Dr. Satyaki Sarkar, Head of the Department of Architecture, VIT Mishra, Sri Arun Kumarji, Senior Architect from Ranchi, and all participants of this webinar. First of all, I would like to thank all of you for joining this program in a short notice. Let me come to the main objective of this. We are organizing this program in order to discuss about a project or a program which is a massive program taken up in our country after the independence, which is a target-oriented, mission mode, and with wide coverage. Pradhan Mantri Awas Yojana. We had several housing programs prior to this, be it Vambe, Indira Awas Yojana, PSUP, ICSTP under JNNURM, or Rajiv Awas Yojana. In most of the cases, we discuss just before the project, and we discuss only if there is some problem in the project. In this case, during the implementation itself, there are a lot of discussions happening. Now, it is in the public domain. Government of India want to know how successful this program is, what are the difficulties, how best we can take it forward, because housing is not a one-time effort. We have to continue the progress of this project and ensure that everybody who doesn't have a Paka house should be provided a Paka house by 2022, when the nation celebrates 75th year of independence.
Under the previous program, under JNNURM, we had a target of 1.5 million dwelling units to be constructed in a 5-year period. For this PM Pradhan Mantri Awas Yojana, the target is very, very massive. It's 12 million in urban area. It's almost 8 times the previous target of JNNURM, and another 20 million in rural area. We are already talking about PMA urban now, but what we have to see is that there is another parallel program going on in villages. That means it's Pradhan Mantri Awas Yojana is covering the whole nation, not only in urban areas, but in rural areas also. Out of the target of 1.12 crores, Government of India has already sanctioned more than 1.3 crore dwelling units in urban area. In rural area, around 1.99 crore dwelling units is already sanctioned, and 2 lakh crore worth funds have been transferred. In Jharkhand alone, 13.5 lakhs dwelling units have sanctioned under rural, as against a target of 16.16 lakhs. Before I go further, let me talk a little bit about HUDCO. As you all know, HUDCO is a Government of India undertaking started in 1970 with a primary mandate of providing housing. We have been into housing and urban infrastructure financing. Ours is as techno-financing organization, wherein we support with technology, be it consultancy, innovative materials, and construction techniques promotion, training, capacity building. We have been supporting the ministry in implementation of various programs of the government, especially action plan schemes. In Pradhan Mantri Awas Yojana also, HUDCO has played a very big role, hand-holding, be it in consultancy or in monitoring or in implementation or in sanction. HUDCO has got different roles in it as a right arm of the ministry in project formulation, getting it sanctioned, getting it implemented, as a central nodal agency, monitoring all the programs, and a prime lending institution where HUDCO is offering soft loans under HUDCO Niwas for implementation. As we all know, housing is part of the construction industry, and the construction industry is one of the largest employment provider in the country after agriculture. Every 1 rupee spent in construction, 40 paise or 40% of money spent is spent towards labor. So during this period, there is a massive employment generation, because looking at the number of houses, dwelling units have already been constructed and to be constructed, there is an opportunity for continued employment generation. And there are a lot of problems associated with this. Being one of the thickly populated country, limited resources, Government of India had a lot of constraints. But they formulated the scheme considering all these programs with inclusiveness and with limited resources, how best we can construct homes and provide it to the DD by a targeted time. Land, as we all know, land is one of the primary and most important resource. In several places, Government of India has formulated projects using land as a resource. Wherever government land or public land or private land, there is squatter settlement or slums, the Government of India has thought it is better to provide houses there itself using the same land, where Government of India and state government with matching grant can construct homes for the people. And the people, those who have been living there for several periods, being the owners of the apartment or a house where they were living, so that their livelihood and the social interaction is not
broken. For any construction, we need other resources like man, money, and material apart from technology. Government of India has addressed all these issues, making available training, capacity building for masons, carpenters, barbenders, and all other people involved in the construction industry, making available skilled laborers for the construction, and of course, money. That is one of the most important thing to be arranged. There's scarcity, but government of India is targeted in various aspects through direct subsidy, making private partnership, bringing in money, providing financial assistance through financial institutions, banks, and housing finance companies, taking up centrally sponsored projects, centrally supported projects, and materials, of course, is very scarce. We know that sand is not available in several parts of the country, and our natural resources are getting depleted. Water, there's a scarcity. For all those things, there are innovative methods to reduce the use or optimal use of materials so that housing will be provided for all. Over and above, innovative and modern technology for fast and mass construction has also been recommended and been implemented by Government of India for this project. This, in a way, assists a speedy construction, optimal use of materials, and also provide buildings at a reduced cost. For technology, Government of India has organized a global housing technology challenge, first of its kind in the country, wherein various technology, innovative and construction technologies across the globe for housing construction sector are invited and are being demonstrated. We all must be knowing that 6 lighthouse projects were launched using this innovative technology, which are sustainable, eco-friendly, and disaster resilient. Around 16 lakh houses are being constructed using new technologies. As I already told, it's a Government of India's ambitious program launched in the year 2015. The mission period is 7 years. And when it was launched, it has got 4 verticals. One is ISSR, that is in situ slum redevelopment. Wherever slums are there, develop it there. Don't relocate the people. They're having a lot of problems. Or from our past experience, people are either selling off the new houses and going back to the same place, or they are creating another slums. In order to avoid these problems, where people are to be accommodated in the place where they have their daily livelihood, Government of India has planned this. The second vertical is affordable housing through credit-linked subsidy. Wherever housing projects are constructed, the interest subsidy is being provided by government, and we can see that it is targeted almost all the group except the rich. A person who is having an income from 3 lakh to 18 lakh per annum are considered under this. And affordable housing in partnership, yes, there are prime localities where the settlements are there, where the government is not able to move them, government is not able to provide proper housing, but there are private developers who are interested in doing projects with partnership. Many such projects are being done in places like Gujarat, Andhra Pradesh, Mumbai, and all. The other one next is beneficiary-led construction. Means whoever want to construct, let them construct if they have a title of their own, and Government of India will provide subsidy of the tune of 1.5 lakhs and a matching grant from the state government or the ULB, and with benefit contribution, many beneficiaries are able to construct their own houses. After this, as Sai has already introduced, told in the introduction, that after the COVID period, it's finding that a lot of people, migrant workers, are not having a proper house to stay there in the cities, and Government of India has launched affordable rental housing scheme where people can live
paying a nominal rent. So far, Government of India sanctioned 113 lakhs of dwelling units under Pradhan Mantri Awas Yojana, as against the demand of 112 lakh units, out of which 50 lakh dwelling units have already been completed, and remaining 86 lakhs dwelling units already grounded, remaining are under progress. And you see the massive investment, that is around 1.84 lakh crore rupees have been committed by the Government of India for this project. In our state of Jharkhand, 445 projects have already been sanctioned. 2,34,537 dwelling units have been sanctioned, and out of which 1,83,876 dwelling units have all been completed. Since there are several speakers today, I'm not going much finer details into it. But just say a few words about HUDCO's role. HUDCO has been, appraisal, monitoring, desktop scrutiny, inspection in all fields. Our experience in dealing with general public is so encouraging. The people living in kacha houses with plastic sheets, tin sheets, and little bit kacha thatch roof and all, when we go back and see them, we see a lot of smiling faces, a lot of happiness in them, having a roof of their own. We normally say that the house should be lovable, livable, and affordable. Yes, under this program, Government of India is making lovable, livable, and affordable homes for all. Normally, when we say house, there is a difference between house and a home. House could be any structure, but people adopt it, accept it, and that is a place where they want to be. If you see several houses constructed in Jharkhand, you will see beautiful paintings on the surface, a lot of plants around them, kitchen garden, animal pen, all those things. That means they make their houses really livable. We are happy to be associated with this program to make the dream of many people a reality. I hope the experts here will share more knowledge, and there will be more fruitful discussion on the topic on this subject in the coming hours. Thank you all for participation. I wish a good success for this program through better interaction. Thank you once again. थैंक यू सर। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना ने कई रास्ते और कई अचीवमेंट्स किए हैं। इसमें मुख्य भूमिका हम उसको नकार नहीं सकते, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रोल बहुत अहम रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से आवास योजना का मॉनिटरिंग किया है। तो हम चाहेंगे उस पर बनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के समक्ष पेश करें। इस देश में कोई गरीब बिना छत के न रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबके लिए आवास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के उद्देश्य से जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहर अपने कार्यान्वयन के 6 वर्षों में लाखों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं सहित घर प्रदान कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृह प्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं। आप सबकी ऐसी करोड़ों खुशियों में मैं शामिल हुआ। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों
विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 6 साल में स्वीकृत 1,12,00,000 आवास पिछली योजना में स्वीकृत आवासों की तुलना में 8 गुना से अधिक है। इस अद्भुत सफलता में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। GHTC इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। 6 राज्यों में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स प्रकाश स्तंभ के रूप में देश के निर्माण क्षेत्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। शहरी प्रवासियों व गरीबों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से उनके कार्यस्थल के पास किफायती किराए पर आवास देकर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। हमारे हडको का रोल जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में काफी रहा है और हम लोगों ने हर एक योजनाओं को चाहे वो स्लम डेवलपमेंट का हो, चाहे वो CLSS का हो या फिर DNC का हो या फिर हाउसिंग विद पार्टनरशिप अफोर्डेबल हाउसिंग विद पार्टनरशिप का हो, इन सबको हम लोगों ने अप्राइज किया है, हर एक साइड पे दिया है। इवन हम लोगों को लाभार्थियों से इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला है। जब उनका घर नहीं बना था तब भी हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है और जब बन गया उसके बाद भी इंटरेक्शन किया है। इस पे थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हमारे हडको के श्री अमरेंद्र कुमार वरिष्ठ प्रबंधक हैं, वो इस पर काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनको मैं इन्वाइट करूंगा चर्चा करने के लिए। श्री अमरेंद्र कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री S.K. सुरेश साहब, जो हमारे हडको के PD प्रोजेक्ट्स एवं हाउसिंग पर देख रेख करते हैं। श्री सत्याकी सरकार, जो कि BIT मेसरा के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के HOD हैं। श्री गार्डेन्द्र राम जी, जो झारखंड के चीफ टाउन प्लानर हैं। श्री अरुण कुमार जी, जो कि आर्किटेक्ट है और वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है, जो हमारे ध्रुवा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्रीय प्रमुख श्री अजीत कुमार के और इस वेबिनार में दूर दूर से भाग ले रहे बहुत क्षेत्रीय कार्यालयों से, बैंकों से, और इसमें जो पार्टिसिपेट करे उनको धन्यवाद। इस मिशन के साथ आप लोग भी जुड़ रहे हैं। अब मैं झारखंड राज्य में हडको की PMAY आवास में भूमिका के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड राज्य 2001 में बना और ये पिछड़ा राज्य होने के कारण इसे बनाया गया, जो मूलतः आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए उनकी प्रमुख मांगों के लेकर के ये सरकार बनी, राज्य बनी। बिहार का बंटवारा करके ये बना। इसमें मुख्यतः शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। इस कारण इसकी प्रगति धीमी थी। उसके लिए ही इस राज्य का निर्माण किया गया और खास करके घर के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम हैं। टेनेंसी एक्ट है, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसके कारण कोई भी जमीन पूरी तरह मॉर्टगेज करने लायक नहीं रहता है, जिससे कोई बैंक चाहकर भी उसे लोन नहीं दे सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा पद पर हो, क्योंकि उसे मॉर्टगेज करने के लिए DC का परमिशन चाहिए। इस तरह
एक नहीं और कई कारणों के कारण आवास के निर्माण में काफी पिछड़ा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक भारत सरकार के बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के द्वारा इसकी पूर्ति के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन जैसा हम जानते हैं बिहार और झारखंड, साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसपास के राज्य, कोई भी नई स्कीम आती है तो उसका लाभ और राज्य पहले ले लेते हैं और हमारा राज्य जब खत्म होने का होता है स्कीम तब हम लोग उस पर अच्छे ढंग से या तब हम लोग जाग पाते हैं। इस प्रोग्राम में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि झारखंड सरकार भारत सरकार के अनुग्रह या विनय करके शुरू से ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहा है, अपना हक जाना चाहा है। इस हक के लिए हमारे भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का भी भरपूर सहयोग मिला है। जैसा कि आपने सुना है कि ये 4 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 4 वर्टिकल्स में बटा हुआ है। उसमें हम लोग हड़कों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये भारत सरकार का एक अंग है और ये सभी राज्यों में प्रेजेंट है। और हमारे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जब कभी भी हमें शॉर्ट नोटिस पर इंस्पेक्शन कर, डेस्क साइट स्क्रूटनी कर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, या तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हो या क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के लिए हमें जब भी चाहा 3 दिन 4 दिन से ज्यादा कभी समय नहीं दिया गया। मीटिंग होनी हम थर्सडे को तो हमें सोमवार को नोटिस मिल रहा है। इतने कम समय में हमें डेस्क स्क्रूटनी तो कर पाते थे, लेकिन साइट स्क्रूटनी भी किया है। अभी हम लोग जस्ट देवघर में हम लोगों को मिला ये मौका। हम लोगों ने देवघर में सुबह जाकर यहाँ 4 बजे निकल करके शाम को हम लोग 11 बजे पहुंच करके पूरे 6-8 घंटा वहां दिया। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक इंस्पेक्शन किया। तो इस तरह हम भारत सरकार के प्रोग्राम में और राज्य सरकार का सहयोग से इस तरह से हम लोग को लगे हैं। इसमें ही नहीं और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें भी हमें टास्क मिला है, उसको पूर्ति के लिए हड़को हमें हमेशा तत्पर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है CLSS स्कीम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसमें NHB एवं हड़को 2 सेंट्रल नोडल एजेंसियां हैं जिसके थ्रू भारत सरकार ने सब्सिडी की राशि डायरेक्ट उपभोक्ताओं के अकाउंट में डाला है। उसमें हमें बहुत कम बैंकों से हमारा MOU हुआ है, जिसमें मेनली हम झारखंड राज्य में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, साउथ इंडियन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक एवं में 2 बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से MOU किया गया है। उसमें जिन्होंने भी लोन लिया है उनकी सब्सिडी के लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि अगर उन्होंने सही भरा है या कहीं गलत भी है तो उसको सुधार करके जब जल्द से जल्द उनको सब्सिडी दिलाएं। उनके अकाउंट में पैसा प्रिंसिपल अमाउंट जो इतनी ज्यादा राशि है, जो आपको LIG में 6.5% की सब्सिडी मिलती है, उसके अनुसार से टोटल 2,67,000 की मूलधन की राशि घट जाती है। तो इसके मतलब है कि उस सब्सिडी में आपको 267 के अलावा करीब 3 लाख 3.5 लाख का इंटरेस्ट उनको बच जा रहा है। उसी टाइप से MIQ 1 में 4% की सब्सिडी मिलती है, उसमें वो 2,35,000 रुपए उनके मूलधन में वापस हो जाती है। और उसी तरह से MIG 2 में जिसमें 18 लाख तक प्रति वर्ष आए हैं उनको भी ये सब्सिडी मिल रही है, उसमें ये 3% की सब्सिडी है जो 2,30,000 रुपए उनके अकाउंट से वापस हो जाती है, मूलधन में कट जाती है। इससे इनकी EMI कम जाती है और इनको बहुत ब्याज की बचत हो जाती है। ये PMLI प्रोग्राम में CLSS में ये पहली बार है किसी सरकार ने मध्यम वर्ग के बारे में सोचा है। अब तक जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है उसमें केवल आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए, निम्न आय वर्गों के लिए रहा है, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने मध्य वर्ग के आय लाभों के लिए भी सोचा है। इसके लिए शुरू में ये प्रोग्राम में नहीं था। जब ये 25 जून 2015 को फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू की गई थी तो केवल EWS LIG को जोड़ा गया था, उसमें भी
केवल 15 वर्षों तक के लिए सब्सिडी की गणना की जाती थी। में सब लोग केवल 2,20,000 रुपए उसके मूलधन में वापस हो पाते थे। लेकिन 1 जनवरी 2017 से इसे 20 साल के लिए किया गया। ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए 2,67,000 की मूलधन राशि वापसी होने लगी और मध्यम वर्ग को भी शामिल किया गया। उसमें भी एमआईजी 1 जो कि 12 लाख रुपए 6 से 12 लाख तक, एमआईजी 2 जो 12 से 18 लाख प्रति वर्ष आय वालों के लिए ये सब्सिडी दी जाती है। इसमें हमारे बहुत अच्छे ग्राहक उसके सेवा का लाभ उठाने के लिए लगे रहते हैं। इन्हीं की शिकायत आती है तो हमें निवारण करना उनका प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर हमारे बैंक से एमओयू किया है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर उनका जो भी कष्ट है या उनकी जो भी शंका है या कुछ दिक्कत रह गई है तो उसको सॉल्व करने का हमेशा प्रयास किया है। और यह सुनिश्चित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि अभी तक किसी भी लाभुक ने अगर कंप्लेन किया है उसका अगर सॉल्व नहीं किया है, ऐसा यहाँ कोई केस है नहीं। जिसने भी किया है, अगर अकाउंट नंबर है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसे मैं तुरंत सॉल्व करने के लिए अपने मुख्यालय का लाभ उठा करके उनको जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। इसी के साथ भी और प्रोग्राम में भी हम लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें मेनली है बीएलसी जो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है। उसको शुरुआत से ही 2016 में ही हम लोग ने रांची का डीपीआर का डेस्क साइट स्क्रूटनी किया था। उस स्क्रूटनी में हम लोग स्थल पर जाकर के गांव का एरिया का जो मूलतः ग्रामीण एरिया था जो अब नगर की सीमा में आ गया, उन लाभुकों को हम लोग घर जाके देखा, उनकी स्थिति कैसी है, वो लाभुक सही है कि नहीं, इनका पक्का मकान पहले से तो नहीं है। इसके लिए हम लोग ने स्थल पर जाकर के जांच किया है और उस जांच के बाद हमने बहुत कम समय में उनकी रिपोर्ट और जो जिस तरह से मंत्रालय चाहा, जिस परफॉर्मेंस दिया, उसमें हम लोग ने पूर्ण जानकारी दी है और उसमें हमें राज्य सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिलता रहा है। आवास एवं नगर विकास विभाग हमारे लिए बहुत ही सहयोगी रहा है। उनके हम लोग स्टेट लेवल अप्राइजल कमेटी में भी मेंबर हैं। उसके साथ ही उनके और भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम में भी हम लोग ने पहले उनके साथ ही करना चाहा, लेकिन उनके किसी कारण से लेट हो गया तो हमें अलग से ये करने के लिए प्रस्ताव आया। इसी तरह से हम भी और भी ISSR और AHP का भी हम लोगों ने साइट इंस्पेक्शन किया है। उसमें भी क्या कमियां हैं, क्या उसमें लाभुक सही है कि नहीं, उसके बारे में डिटेल से जांच करके हमें मंत्रालय को भेजा है। इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से हम लोग ढंग से लगाव है और उनको आदमी की अगर घर बन रहा है तो उससे ज्यादा खुशी का अवसर और कभी नहीं मिलता है। इसके साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से भी हम लोग जुड़े हैं। अभी कोई रीजनल ऑफिस हो सकता है इससे नहीं जुड़ा हो, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भी कंसल्टेंट के रूप में हम लोग इसका सेक्शन किया है। उनको हम बताया है मैजम को किस तरह से काम करना है, लागत ऐसे कम करनी है, या साइट पर जाकर उनको सजेशन दिया है, उनका वर्कशॉप भी कराया है ताकि उनको मैजम को या उनको मिस्त्री को बड़ा घर बना रहे हैं, छोटा घर बना रहे हैं, कम लागत में कैसे घर बन सके, उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने उनकी सेवाएं दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपना ज्ञापन बंद करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी। अब मैं डॉक्टर सत्याकी सरकार HOD डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग JIT मिश्रा को इनवाइट करना चाहूँगा। वे वक्तव्य दे रहे हैं क्रिएटिंग कंड्यूसिव हाउसिंग इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू इनेबल टू फैसिलिटेट स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन सच एज बिल्डर्स, बैंकर्स एंड बेनिफिशियरीज। थैंक यू प्लीज सत्याकी सर। Good evening. Am I audible? Yeah. Okay.
Good evening, everybody, and thank you, Hardco, for organizing this event. In fact, tomorrow we are going to organize the same on the platform of BIT Mishra, and that's a great initiative that has been taken on the part of the government, and we are just over here to share certain information. A lot of things have already been talked by previous three speakers, and thank you for sharing all those informations. I just like to make a small presentation that I have made. So, with the kind permission of the chairman, I will start the presentation. Please. Is my presentation visible? Visible. Yeah. So, as suggested by Bishwajit ji, I am supposed to talk on the financial inclusion and the creative conducive housing ecosystem in order to enable and to facilitate stakeholder participation in the BBB process at city level. Now, this PMAY is a large hit in today's context, and in fact, this has traveled a long distance over the passage of time. And since our independence, government has come up with lots of schemes. We all know, we are all aware of this, like the subsidized industrial housing scheme and EWS, SHS, UBSS, UBSP, VAMBE, BUSP, IHSTP, and lastly, we have the PMAY, which is serving as a ray of hope to meet and to mitigate the crisis that looms large in the housing industry. And this was started in 2015, as we all know. And at that point of time, it was estimated that we are having in 2015 we'll have we are having 11 million. With regards to in those states, what we see over here that Jharkhand is has one of the lowest deficiencies of housing at that point of time. So, with the progress of it, what we see in today's context is that is my slide moving? Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you. So under this Pradhan Mantri Awas Yojana, the housing for all, we have this have been already discussed by the previous speakers that we have the in situ rehabilitation schemes of the existing slum dwellers. We have the credit link subsidy scheme, the affordable housing in partnership, and subsidy for beneficiary-led individual houses and constructions. Now, but what the scenario stands today is that there has been a total investment of around 7.5 lakh crore with the central assistance provided already of 1.85 crore. In fact, the earlier target of 2 crore has been slashed to 1.13 crore recently, and the central assistance released so far had been 1.06 lakh crore. Out of which around 50.3 lakh has been completed, 87 lakhs grounded, and 16 lakh as the new technology houses. The 1.12 crore access demanded and 1.13 crore sanction, and 16.35 crore CLSS beneficiaries have been already sanctioned. Now, further moving ahead, this BLC, that is the beneficiary-led construction, gives us, we all know that it has a assistance up to 1.5 lakh per house, where an individual can build his own house or extend his own house or make a certain portion pakka, which includes one habitable room or a room with kitchen or a bathroom or a toilet. That is, the entire mission is to facilitate the basic minimum necessities and that are required for sustenance, for livability, for creating a conducive environment to live, with a condition that the maximum carpet area is not going to enhance 30 square meter. Now, beyond that, we also have the role of the bank. Now, this bank role is very important because it firstly it
mainly harps on 4 different verticals. That is the credit-linked subsidy, affordable housing, subsidy for beneficiary-led individual houses, and in-situ rehabilitation for the existing slum dwellers. Now, over here nowadays, the bank has been playing a very pivotal role in this, and for the financial inclusion. If we go by certain prescriptions of the United Nations, which describes the financial inclusions as access to reasonable cost for all households to a full range of financial services, including savings, deposit services, payment, transfer service, credit insurance. The second is sound and safe institutions for industry performance. The third is the financial and institutional sustainability to ensure continuity and certainty of investment. And fourth is competition to ensure choice and affordability of the client, which simply means that they are trying to open up a plethora of financial institutions and mobilization process in front of us, which by virtue of which we can rely on them. We can avail their facilities with our eyes closed. They are not going to run away in the middle of time. And this is what this financial inclusion of the United Nations certainly suggests us. So based on that, what we see in Indian context is that this PMAY and financial inclusions are have multifaceted role. They are involved with the Aadhaar linking, then the Jan Dhan Yojana, then CLSS for housing loans, financial advisory services, NGO. NGO often act as the BC or the BF to the commercial banks, and the formal credit to the LIG, the EWS. Now the beneficiaries over here can apply for the housing loan directly or through the urban local body, or through local agencies identified by the state or urban local bodies facilitating the application for intended beneficiaries. In order to sensitivize the designated staff of the urban local bodies of the NGO, a sum of 250 rupees for sanctioned application would be paid out through the CLS scheme, funds available through the state government. Now, here we find that this Pradhan Mantri Awas Yojana has fulfilled the aim of the financial inclusion by involving the NGO into the business as business facilitators or business correspondents. That is what we call as BF or BC for the commercial banks. The Housing and the Urban Development Corporation, HUDCO, and the National Housing Bank also have been identified as the central nodal agencies to channelize the subsidy to the lending institutions and for monitoring the progress of the component. Now that this Jan Dhan Yojana or other bank account number, Aadhaar number, UID number, and other unique identification details of the intended beneficiaries, or a certificate of house ownership from the revenue authority or the beneficiary in a native district will be integrated in the database of the Housing for All Plan of Action, which we often call as HFAPOA, for avoiding duplication of the benefit to one individual family. Therefore, this Awas Yojana is again a direct connection with the Jan Dhan Yojana, and that again is a boon. That is a blessing in disguise to this entire scheme. Now, for the first few decades, this government of India and the Reserve Bank of India is tending to promote 100% financial inclusion in this country. The government and the RBI has taken various measures, from the no-frill account to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana account, etc. But due to poverty and lack of knowledge, a lot of Indian people in both the urban as well as the rural sectors, it has been found, are deprived of accessing this financial services. Besides the rural financial inclusions, government is also trying to make urban financial inclusions in very many schemes.
In this regard, this what we see, this PMAY is playing a very pivotal role in this urban financial inclusions across the country, and this CLSS, or the Credit Linked Subsidy Scheme, is a major tool for this financial inclusion. And what we further also observe, that to get this subsidized loan, the residents of the urban slum has to open a bank account or under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, link it with the Aadhaar, and thus fulfill the goal of financial inclusions of the country. So this, in a nutshell, what we see as that this bank builder and stakeholders participation in this entire process of the PMAY for financial inclusion is quite sound, and it has been wonderfully designed so that the beneficiaries are actually directly involved in the process, as well as they get a lot of support from the government. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री गजानंद राम टोंटपान झारखंड को इनवाइट करता हूँ अपनी चर्चा के लिए। उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। वो पूरे झारखंड का अभी तक का जो सफर है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। थैंक यू विश्वजीत जी। मैं सुनाई पड़ रहा हूँ आप लोग को? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से हडको परिवार की ओर से चीज़ों को रखा है, इसके लिए और इस परिचर्चा में मुझे सम्मिलित किया है, इसके लिए मैं हडको परिवार को पहले बधाई देता हूं और धन्यवाद। रीजनल चीफ श्री अजीत बाबू और आप मेरे अजीज मित्र श्री विश्वजीत सोय जी, मेरे छोटे भाई साहब कॉलेज के सहपाठी अमरिंदर जी, जिन्होंने बड़ी ही बढ़िया से हडको का पक्ष रखा है, उन सभी को और अरुण सर को, डॉक्टर सत्यकी सरकार को इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत ही मैं आभारी हूं कि उन्होंने भाग लिया है और अपनी बातों को रखा है। आप सबों की बातों सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा है, विश्वजीत जी ने मेरे बारे में बताया है, तो इन सारी योजनाओं के साथ भी मेरा सफर रहा है। कुछ समय के लिए, कुछ क्या करीब 3 साल से ज़्यादा समय के लिए विश्वजीत मेरे साथ ही काम करते थे। हम लोग एक ही कमरे में बैठकर झारखंड मंत्रालय में विश्वजीत IAS-STP देखते थे और मैं BACQ देखता था, और करीब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन का एज ए नोडल ऑफिसर मैं काम करता था उसमें। और जो उसमें एक फ्रेमवर्क था SLNA का मैं उस समय DM था और उसमें विश्वजीत सोय जी भी DM। सारी चीज़ों को हम लोग बनाकर ले जाते थे पहले हडको में। हडको उसका अप्राइजल करता था, तो उसके बाद में CSMC की बैठक में उसकी स्वीकृति होती थी। वहाँ जो सेक्रेटरी होते थे वो पूछते थे, हडको रीजनल चीफ बताइए क्या ये सही है, इसको करूं? तो बोलते थे हाँ, कुछ अपना इधर उधर रखे, क्योंकि उनको भी बताना था कि मैंने भी और मेरी चीजों ने देखा इसको। तब बोलते थे कि ये सही हुआ जी, सेंक्शन होता था। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें है कि जब ही ये प्रकार की स्कीम होती है तो उसके लिए मानवीय पक्ष बहुत मजबूत होना जरूरी है। मैं इस परिचर्चा में डॉक्टर HS आनंद जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका मैं कोट करना चाहता हूँ, जो उस समय कहते थे, भाई अगर गरीबों के लिए आवास बन रही है, इसमें कॉस्ट अगर थोड़ा एक अचार का डब्बा रखने के लिए बना दोगे और उससे बढ़ता है, मैं स्वीकृति देने के लिए आउट ऑफ बॉक्स तैयार। ये हुआ मानवीय पक्ष। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी उसमें थोड़ा सा तब्दीली करने के लिए उस समय भी चीजें थी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें तब्दीली करके उसको करती थी अपने लोकल सिचुएशन के अनुसार। का मेरा अभिप्राय यही है कि जो भी स्कीम चाहे बॉम्बे से शुरू हुआ हो, IAS-STP से शुरू हुआ हो, BACP से शुरू हुआ हो, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में कार्यरत है। हो सकता है कि कुछ और आगे चल के आवश्यकता के अनुसार इसका नाम बदले या नाम दूसरा हो जाए,
लेकिन स्कीम का साइज है वो बड़ा हो जाए। तो हम लोग को इसको इस रूप में देखना है कि जब पहले शुरू हुआ बीएस आपको बॉम्बे के रूप में उतनी जागरूकता नहीं थी, न उतना हमारे पास कैपेसिटी था। मुझे याद है एक बार लखनऊ में मीटिंग हो रही थी, तो सेक्रेटरी ने हेड को रीजनल चीफ श्री अरुण कुमार सिंह जी थे, उनको कहा कि आप 2 ही दिन में इसका डीपीआर बना के इसको सैंक्शन कराइए। वो स्कीम रांची का ही था, जिसमें विश्वजीत गवाह वहाँ थे आप। तो चीज़ें जैसे अमरेंद्र जी कह रहे थे कि अभी हम देवघर में जाके 11 बजे पहुँच के 6 बजे तक की है, तो एक फायर फाइटिंग का काम जो नोडल एजेंसी है उसको विभाग की ओर से बराबर ही रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या जो हमारे पास मैन पावर है, हर एक जगह उतने नहीं है जितना कि आपको काम आने वाला है। इसलिए ये इसको अमृत जी अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए कि आप ही इसको सर्व करने के लिए उपलब्ध हैं। आपको एक मौका दिया है ईश्वर ने कि आप सेक्टर को जो हाउसिंग प्रोवाइड करना है उसमें आप सहायक बन रहे हैं। एज ए प्लानर मैं देखता हूँ, चूंकि मैं अर्बन प्लानर हूँ, कि आपको इस वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या मिडिल क्लास, इसके लिए हमको मास्टर प्लान में भी प्रोविजन करना होगा। लैंड एलोकेशन स्पेशल प्लानर कि आपको जो उनके लिए आवासन की सुविधा प्रदान करने की बात है, तो कभी ये ना लगे कि इनके लिए जगह शहर में है ही। क्योंकि होता क्या है कि इनको यदि जहाँ हम कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ इनके लिए अगर जगह नहीं होगी, तो फिर इनको आप वहाँ दे नहीं सकते। जैसा कि होता है कि आप इनको कहीं और ये बनाइए और वहाँ बनाइएगा तो इनको लाइवलीहुड का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से छोड़ के यहीं आ जाएँगे और स्क्वैटिंग करेंगे। आप फिर प्रॉब्लम जो स्लम की इंडिया का कांसेप्ट है वो आपको धराशायी हो जाना है। तो कहने का मतलब कि जो आपको बेसिक प्लानिंग है, जैसे एज ए अर्बन प्लानर और अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, तो हम मास्टर प्लान जो बना रहे हैं उसमें भी इनको स्पेस देना पड़ेगा, सो दैट कि आपको आगे जो डेवलप करेंगे हाउसिंग तो उसके लिए लैंड उपलब्ध होगा। सरकार की तरफ से तो पहले आपको सुधार किए गए थे 3 टूर आपको प्रोजेक्ट्स था उसमें, जिसमें था कि 25% म्युनिसिपल बजट को आपको इसके लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी करना है और 7 पॉइंट चार्टर था उसमें। साथ-साथ में था कि 25% ऑफ डेवलप्ड लैंड है, वो आपको ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आपको रखना है। तो इस तरह से जो रिफॉर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको हाउसिंग स्टॉक क्रिएट करने में आपको सहायक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी सरकार, हम अपने राज्य सरकार की बात करें, तो हमारा म्युनिसिपल एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है कि जो भी आप ग्रुप हाउसिंग स्कीम होगा, उसमें आपको 10% जितना होगा एफआईआर कंज्यूम का उतना ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए प्रोविजन करना है। ये एक आपको मैंडेटरी प्रोविजन है, इसके द्वारा भी हम ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए हाउसिंग स्टॉक क्रिएट करते हैं और ये करने में सहायक। लेकिन इसमें थोड़ा-सा कैच क्या है कि कहीं हम लोगों ने थोड़ा-सा उनको एक्सेस दिया कि अगर आपको कहीं पे ज़्यादा दिक्कत हो नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके जगह में आप उसमें आपको पैसे जमा करके, क्योंकि कंसेप्ट ये था कि अगर उनका जब बहुत अर्जेंट है, नहीं बना सकते, तो पैसे जमा करके वो हट सकते हैं और उस पैसे से फिर आपको डीवीपी या डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो आपको ये करेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि वो पैसा आ तो जा रहा है, लेकिन उससे डेवलपमेंट उस स्टॉक में नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको देखने की बात है। और जहाँ तक दूसरा सब चीज़ है आपको कि पॉलिसी में, तो पॉलिसी मेकर्स के रूप में आपको समझना होगा कि उनका जो लाइवलीहुड है, उससे उनको हम दूर नहीं करें, चाहे जो भी परिस्थिति हो। लेकिन और तीसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि पहले से जो हाउसिंग कॉलोनी वगैरह सैंक्शन होता था, उसमें आपको पहले से ही ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के लिए आपको कैटेगरी बनाया होता, सो दैट इंक्लूसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट। एक और चीज़ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से हम बताना चाहेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का जो रजिस्ट्री होगा, मतलब उनके नाम में जो उनका लिखा जाएगा, उसके लिए ₹1 का प्रावधान किया। इसकी जानकारी सबों को होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि है भी सबों को, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म से हम रिपीट कर रहे हैं, चूँकि इसमें कुछ बेनिफिशियरी भी जुड़े हुए हैं, कि उनका घर का जब रजिस्ट्री होगा, तो नगर विकास एवं आवास विभाग की
पहल पर आपको राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अपने अधिसूचना निकाल के इसको लागू किया है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के जो बने हुए घर हैं उनका निबंधन में मात्र ₹1 लगेगा और स्टैंप ड्यूटी भी ₹1 लगेगा। इसलिए जो बेनिफिशियरी हैं उनको आप भी इसका फायदा उनको दिला सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नीतिगत निर्णय है। तो इस सारी चीजों के साथ मैं अपने बात को इसी रूप में समराइज करता हूँ कि यह जो जग की शुरुआत हुई है, इसे मैं जग कहता हूँ, इसमें बहुत सारा अभी हम लोग को काम करना है, आगे जाना है। सरकार है, सरकार की एजेंसियां है, भारत सरकार है, भारत सरकार की एजेंसियां है, सबकी भागीदारी बहुत ही बड़ी है और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमको एक दूसरे से कदम ताल मिलाकर चलना होगा, जिससे इस प्रकार का जो बहुत बड़ा जग शुरुआत किया गया है, इसमें हम लोग सहयोग कर सके। धन्यवाद, सबको धन्यवाद गजानन सर। आगे बढ़ते हुए मैं अल्टीमेटली इंड प्रोडक्ट क्या है, हम जो भी आवाज बनाते हैं उसका उस पर कोई रहना चाहिए, उस पर आवाज होना चाहिए। तो ऐसे इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने कहा कि 50 लाख घर जो है बन चुके हैं और उन लोग ऑक्युपाई भी कर लिए हैं। इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के मेरा नाम दीना सिंह है। मेरी मम्मी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मेरे पिताजी किसान हैं, जिनकी इनकम आय 48,000 रुपए सालाना है। हम लोग तो छोटा सा मकान है, इतने लोग रहने में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता था। फिर बाद में मुझे एक योजना के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री आवास योजना। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा भी मकान बन गया है, जिसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। मोर नाम जीवंती कहावे और मैं निवासी बिलासपुर का रहने वाला हूँ। पहले मोर घर एकदम माटी का घर रही, बहुत तकलीफ होती रही, कीड़ा मकोड़ा भी बहुत घुसे का परेशानी भी रही। अगर प्रधानमंत्री देला दही से पक्का घर और पहले में बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरा नाम किरण कुमार दशरथ भाई पटेल है। मैं विसनगर से हूँ। मैंने ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना की सहाय लेके बनाया हुआ है। पहले प्लॉट लेके रखा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर बना पाऊंगा। लेकिन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया और उनकी मदद से मैंने ये घर बनाया। थैंक यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थैंक यू टू विसनगर नगर पालिका। ನಾನು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಂಶನ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೂ ಸಹಿತ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫೆಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯌꯥ ꯀꯧꯋꯦ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯀꯧꯋꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ PMAYꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯖꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ प्राइम मिनिस्टर अमदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर को हाईनाई लेकर थागतरी। नमस्कार, मेरा नाम जोया है। मैं राजवाड़ में रहती हूँ, बुरहानपुर से। और मेरा घर कच्चा मकान हुआ और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और पीछे नाला है, नाले का पूरा पानी घर में घुसता था। मुझे इतनी परेशानी उठाना पड़ती थी, मैं बता नहीं सकती। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे जो पैसे मिले 2.5 लाख रुपए, उससे मैंने घर बनाई हूँ और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं उनका ताहे दिल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
अब मैं हमारे बीच में जो एक्चुअल CLSS के श्रीमती संगीता कुमारी गुप्ता और उसके पति श्री राजकिशोर प्रसाद, इन्होंने ग्रामीण बैंक से 12 लाख रुपए का लोन लिया। उनको 2.2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया जो है उनको इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में मिला। जो उनका पहले 13,000 रुपये का जो EMI था पर मंथ, वो घट करके 10,400 रुपया हो गया। तो हम उनसे सुनते हैं उनको अब कैसा लग रहा है ये अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर के। श्रीमती गुप्ता। मेरा नाम है राजकिशोर प्रसाद गुप्ता। मैं झारखंड ग्रामीण बैंक इसका मोड़ रांची बैंक से घर बनाने के लिए 12 लाख रुपया ऋण लिए हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत CLSS स्कीम के तहत मुझे 20,000 सूद सब्सिडी मिला है। मैं इस ऋण को EMI 2,579 रुपया प्रति माह से घटाकर 13,000 रुपया सब्सिडी 13,000 EMI देते थे। उसमें से हमको 10,400 रुपये प्रति माह हो गई है। इस समय मेरा परिवार बहुत खुश है और प्रति माह 2,579 रुपया बचत हो रही है। इसके लिए मैं रांची बैंक और भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 15 साल से ऋण लेकर रहते थे। हमको पता चला कि बैंक से लोन लेने के बाद सब्सिडी मिलती है, तो उस फॉर्म भरे और हमको सब्सिडी मिली प्रधानमंत्री आवास योजना से। मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे जितने भी टीम हैं उनको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश हैं? लगा आप लोग काफी खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम लोग 15 साल से रेंट में थे, इस चलते हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा परिवार अभी खुश है, अभी घर बना के रह रहे हैं अपना घर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री अरुण कुमार सीनियर आर्किटेक्ट हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें आप लोगों ने जो इस चर्चा संवाद का जो प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा। विश्वजीत सर ने मेरे को दोपहर में कहा कि आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ PMY के बारे में अपनी विचार बताने हैं। तो मैं बाहर था, साइड पे था, पर जल्दी से मैं आया। हम कई जगह कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, कर रहे हैं, कई जगह में हम लोग ये कर रहे हैं। क्रिएटर्स मेरे फर्म का नाम था, उसके माध्यम से हम लोग ये काम को कर रहे हैं। रांची में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज लाइट हाउस प्रोजेक्ट, LHP प्रोजेक्ट फेमस है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऐसा है कि पूरे देश में 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजी को चुना गया, जिसमें कि GHDC के माध्यम से सिलेक्शन हुआ और उसमें फॉर्चुनेटली हम लोगों का शहर रांची भी एक ऐसा शहर चुना गया जहां एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी से समय बल में पूर्ण गुणवत्ता के साथ में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का क्रियान्वयन करना है। अलग अलग शहरों में, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में चुना गया, वहाँ प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया।
कुल 1024 घर बनने हैं वहाँ पर। राजकोट गुजरात में मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूजिंग पैनल फ्रेमवर्क 1144 घर बनने की योजना वहाँ पर है। चेन्नई में जो है वो प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट का असेंबल एट साइट, वहाँ पर करीब 1100 की योजना है। अगरतला में जो है LGSF का लाइट गॉज स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम से 1000 घर बनने हैं। लखनऊ में जो है PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम से 10 से 40 घर बनने हैं। और रांची में एक नई टेक्नोलॉजी जो जीवन टेक्नोलॉजी है और अपने देश में टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, इस प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन सिस्टम विद 3D वॉल्यूमेट्रिक, मतलब हमारा पूरा का पूरा रूम जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बाहर बन जाएगा, इवन टाइल तक फिटिंग तक नीचे बन जाएगा और उसके बाद क्रेन के माध्यम से एक के ऊपर एक इंस्टॉल करके हम G+8 का बिल्डिंग बना रहे हैं। रांची में 1008 घर बनने हैं। सबसे मजेदार चीज है कि जो हाउसिंग का नीड हमारा इतना है, 2 करोड़ घर बनने हैं और जब तक वो 2 करोड़ पहुंचते हैं तब तक मालूम होता है कि 1 करोड़ और रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। तो ये जो टाइम के साथ हमारा फाइट चल रहा है कि कैसे हम उसको मीट कर सके समय पे, उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। ये 6 टेक्नोलॉजी आपको बता रहे हैं 1 साल के अंदर में 1000 घर सभी जगह बनने हैं। ये एक सोकश मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें कि अब हम लोगों ने जो यहाँ शेड्यूल किया है वो 12 महीने के बदले 10 महीने में 1000 घर बना के देंगे हम लोग। और ये जब अगर अचीव हो जाएगा तो ये मॉडल जो है हम लोग रेप्लिकेट कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी रखा है कि अगर कोई एजेंसी 12 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा करता है तो उसको $20,000 का इनाम दिया जाएगा और अगर 12 महीने से पहले अगर कोई काम कर लेते हैं तो उनको $2,000 पर मंथ के हिसाब से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस तरह का इंसेंटिव स्कीम रखा गया है ताकि एक नई टेक्नोलॉजी से जल्दी और पूर्ण गुणवत्ता के साथ, और केवल घर ही नहीं बना है, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं घर बन जाता है लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं वो कई बार छूट जाते हैं, ना प्रॉपर रोड बन पाता है, प्रॉपर वाटर नहीं रह पाता है, सोलर का नहीं, और ये हम लोग गृह के रेटिंग में एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग से भी बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 5.83 एकड़ का जमीन सरकार के द्वारा आवंटित किया गया ध्रुवा में, जिसमें G+8 के 7 टावर्स हैं और साथ ही हरी ने इसके साथ कम्युनिटी सेंटर की जो 10% एरिया का होता है, अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर प्ले एरिया, कंप्लीट आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस और हर तरह के स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के साथ में पहले नक्शा पास हो रहा है, फायर से क्लियरेंस लिया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लियरेंस है। मतलब एक मॉडल प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं सारे कंपोनेंट BMPTC इसको मॉनिटर कर रहे हैं दिल्ली से, और केवल BMPTC ने स्वयं प्रधानमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट के हर 3 महीने में मॉनिटरिंग करते हैं। ड्रोन से हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को कैमरा दिखाते हैं और वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस मॉनिटरिंग के अंतर्गत और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण गुणवत्ता के साथ ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है। और जब इसको हम लोग शोकेस प्रोजेक्ट कहते हैं तो हम लोग इसमें इनवाइट करते हैं सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन IITs के भी नए ग्रेजुएट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को भी वो आकर के देखें। केवल रांची ही नहीं बल्कि और जो अन्य 5 जगहों में बन रहा है वहाँ जरूर जाएं और देखिए कैसे नई टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में जल्दी में और पूर्ण गुणवत्ता के साथ कॉस्ट भी, चूंकि ये मॉडल प्रोजेक्ट है, प्लांट भी हम लोग साइट पे सेट कर रहे हैं उसका प्रीफैब का। अगर हम लोग प्लांट एक जगह हो और उसके बाद डिफरेंट जगह में बनाया जाए तो शायद कॉस्ट में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे और एक पूर्ण गुणवत्ता के साथ, जिसमें कि अभी जो शिकायत आती है PMY जो प्रोजेक्ट बनता है उसकी बात बड़ी पुअर रहती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उन सबसे को दूर करते हुए ये टेक्नोलॉजी को हम लोग कर रहे हैं। और आपको हमें हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे कंट्री में हम लोग का चयन हुआ, इसमें प्रिंसिपल आर्किटेक्ट काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। सूरत की कंपनी मैजिक ग्रिड जो है रांची में कॉन्ट्रैक्टर है, वो लोग देश में कई जगहों से आर्किटेक्ट्स का चयन किया, बट फाइनली हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने जो जमा किया वो उनके टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट था, जिसमें मिनिमम कॉस्ट पे कम से कम समय में मिनिमम पैनल्स जो उनका बनता है, टोटल पूरे प्रोजेक्ट में 10,225 पैनल इनफैक्ट पैनल बन रहे हैं। एक और चीज, इस प्रोजेक्ट में देश का सबसे बड़ा क्रेन यूज होने वाला है,
जो करीब 26 टन का वजन उठा करके 8वीं तल्ले तक लगाएगा उठा करके। और ये साइकिल 14 दिनों का है, जिस दिन से काम शुरू होता है 14वें दिन वो पैनल रेडी हो जाता है लगने के लिए। उसमें टाइल्स भी लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक की वायरिंग भी हो जाती है, बोर्ड्स भी लग जाते हैं। ये 14 दिन का एक साइकिल है जिसमें स्टीम क्योरिंग बनता है, मतलब सीमेंट गिट्टी बालू से तैयार होकर के 14वें दिन लगने को तैयार रहता है हमारा जो कंपोनेंट रहता है। तो मैं आप सबों को जरूर इनवाइट करूंगा कि थोड़ी दिनों में अब काम शुरू हो चुका है, पॉन्डोल का काम शुरू हो गया है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। उसका हमारा काम दशहरे के बाद बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। और आपको बताऊं कि इसमें जो शेड्यूलिंग हम लोगों ने किया पर डे का नहीं, पर आवर का शेड्यूलिंग करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, ताकि जो समय दिया गया है 12 महीने का समय दिया गया है और हम लोगों ने अपना इंटरनल टारगेट 10 महीना रहा है, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा लर्निंग का भी जगह है, सीखने का भी जगह है, एक्सपीरियंस शेयरिंग का भी जगह है। तो हम लोग जरूर इस प्रोजेक्ट को आए, देखें और ज्ञानवर्धन के साथ साथ इसको रेप्लिकेट भी करने के लिए कदम उठाएं। एक दो चीज जरूर मैं कहूँगा कि PMY में और जो दूसरे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के साथ में जिसको हम लोग लिंक करते हैं, उसमें अभी भी रेगुलेशन में क्लैरिटी का थोड़ा अभाव है। तो वो सब चीज पे थोड़ा अगर काम करेगी सरकार, तो हमको लगता है कि प्राइवेट हाउसिंग के साथ में जो EWS और LIG को लिंक किया गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग को लिंक किया गया है, वो भी अच्छा फल देगा। और जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत वर्टिकल 3 में काफी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तुमका देकर उन सबों में भी जितना टेक्निकल इनपुट की जरूरत है वो कई बार मिस हो रहा है, कई बार जमीन प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता है, कई बार क्लियरेंसेस में दिक्कत होती है। तो वो सबको प्रायोरिटी बेसिस में करने से तभी टाइम बाउंड और पूर्ण गुणवत्ता के साथ में हम लोग शायद रिजल्ट दे पाएंगे। और हम टेक्नोक्रेट्स का तो यही काम है कि कैसे हम लोग अच्छी गुणवत्ता को सफलपूर्वक इम्प्लीमेंट करा करके और सही रिजल्ट दे सके। तो किन्हीं को भी अगर LHP प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा या उस बारे में जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अजीत सर का, विश्वजीत सर का, अमरिंदर जी का, और खास करके गजानंद जी जिन्होंने इतना व्यस्त समय में भी समय निकल कर इस प्रोग्राम में आए। सुचरित सर को तो उनका तो पूरा एकेडमिक ही है, उनसे मैं कहूँगा कि ज़रूर आकर HL के स्टूडेंट्स को LHP प्रोजेक्ट ज़रूर विजिट कराएं एक बार। और अंत में मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा और उसमें हम लोग अपने देश को और अपने राज्य में एक योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण कुमार सर, आपने जो ऑफर दिया हम लोगों को कि हाउस प्रोजेक्ट कभी भी देखना हो या कुछ जानकारी लेना हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोक्रेट्स, आर्किटेक्ट, प्लानर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और हम लोग लाइव प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे। आप सबों का स्वागत है सर। उसमें साइट पे भी आ सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिस्प्ले डिटेल मॉडल भी डिस्प्ले किया है, ड्राइंग्स वगैरह तो यही है, एकदम डिटेल टू द स्केल मॉडल जो कि हम लोगों ने अपने यहाँ ये बनवाया है, वो मॉडल भी है और डिफरेंट वीडियोस है जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बताते हैं। मतलब ये एक तरह से सर डेमो प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम लोग हर तरह से हम लोग थैंक यू सर। आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने शुरुआत में एक रिमार्क्स रखा था, हमारे जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, आर्किटेक्ट, प्लानर्स हैं, प्रैक्टिसिंग बिल्डर्स हैं, उनके लिए आगे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का, और जिसको भारत सरकार बहुत बृहद स्तर में आगे करना चाहती है। क्योंकि ये जो माइग्रेंट लेबर्स का जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने देखा जब कोविड पैंडेमिक के समय में, वो बहुत ही चैलेंजिंग, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए भारत सरकार इस पे बहुत काम करना चाहती है। एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको प्रारूप दिखेगा कि कैसे क्या है ये योजना, आगे कैसे ये हो सकता है, कैसे भारत सरकार इस पे आपको सहयोग कर रही है। इस पर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा।
affordable rental housing complexes, an initiative of Government of India under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. COVID-19 forced a large-scale reverse migration of urban migrants and poor who stay in slums, unauthorized colonies, and in peri-urban areas to cut down on their rental costs. Non-availability of housing close to workplace adversely impacts their productivity. In line with the vision of Atmanirbhar Bharat and for providing ease of living to urban migrants and poor, ARHCs have been initiated by Ministry of Housing and Urban Affairs. The target beneficiaries of ARHCs would be migrants from economically weak section and lower income group categories, laborers, street vendors, rickshaw pullers, migrants working in market and trade associations, manufacturing units, hospitality sector, students, long-term tourists and visitors, industrial workers, and those working in educational and health institutions, etc. ARHCs will be implemented in all statutory towns, notified planning areas, development authorities, special area development authorities, industrial development authorities, and any other areas as notified by a state government or union territory. ARHC's projects will be considered for approval till the mission period of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, that is March 2022. Ministry of Housing and Urban Affairs will apply a two-pronged approach to roll out ARHCs in the most effective way. In Model 1, existing government-funded vacant houses will be utilized by converting them into ARHCs through public-private partnership. In Model 2, public-private entities will construct, operate, and maintain ARHCs on their own vacant land for a period of 25 years. Incentives and benefits will be given for operating ARHCs, while the central government will provide concessional project finance, exemption in income tax and GST, and technology innovation grant. States and union territories will provide use permission changes, 50% additional FAR FSI free of cost, single window approval within 30 days, trunk infrastructure up to project site, and municipal charges at par with residential property. ARHCs will bring a much-needed relief to a large section of intended beneficiaries and promote cooperative federalism. The initiative will prove to be a win-win-win for all. आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी हमारे मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हैं श्री मुरलीधर, जो CLSS योजना को देखते हैं पूरे भारतवर्ष में। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपनी चर्चा करने के लिए। श्री मुरलीधर सर। नमस्कार। तो हमारे ED साहब यहाँ नहीं है, he is gone to the ministry. So there is a small presentation I have, which I will just upload and then skip along with that.
Can you see the presentation, Ajit? Not yet, Murali. Cannot see the presentation? No, not yet. Fine, with just one second. Now is it visible? No. Still not. Some technical issue. Once again. We add them briefly. Yes, it's coming now. Now it's visible now. Yeah. So based on the topic today, we have a small presentation. Actually, the ministry wants us to, discuss some unique aspects about the PMAY scheme. So that's why they have organized a series of small talks called Awas Par Samvad. So we'll just go through the slides. See, this scheme started somewhere in 2014. Prior to that, the government had constituted a study to find out what was the thing lacking in the earlier schemes. The scheme, as we are all aware, earlier there was a scheme called JNNURM, where they found that around 75% of the houses that were constructed were lying unoccupied. So they went into the reasons and found out that one size does not fit everyone. उस स्कीम को उन्होंने चार हिस्सों में उन्होंने बांट दिया और बेसिक प्रॉब्लम उनको पता लगा कि अफोर्डेबिलिटी का था कि जैसे गरीब इंसान है, छोटा मोटा काम करता है, उसके पास सोचिए 5,000 रुपया उसको महीना देने की क्षमता रखता है, लेकिन उसको जो घर बनाना है, उसको लोन लेना है, उसको बनाना है, तो उसको और थोड़ी जरूरत थी. So affordability gap was the real issue. So we'll see how it is addressed. This is a little graph which shows how the affordability gap works. It says that when the property value is only 1 lakh rupees. Murali, sorry to interrupt you. The slides are not moving. Probably you'll have to... No. One second. One second. We'll try again. Now is it moving? Is it moving now, Ajit? No. It's okay now. Now it's coming? It's okay. Share once again, sir. अभी मूव कर रहा है. Now it's fine. अभी आ रहा है अगला slide. It's fine now. Moving now. Okay, now it's moving. So this is a little graph showing the affordability scale. ये दिखाता है कि जब प्रॉपर्टी वैल्यू
जब 1 लाख का है rupees in million, sorry, that is 10 lakhs का है, the affordability gap is around 20%. और वैसे जब आगे जाता है 40 लाख का बन जाता है तो affordability gap कम है. That means poorest people are the ones who require some additional amount as subsidy from the government. So we'll go to the next slide. So this is again in terms of the slide is the data is presented in different way. जब घर 2 से 3 लाख का है तो उनका disposable income is only 35% of the overall salary or the entire income. और जब घर अगर 10 लाख के ऊपर है तो उनके पास 64% तक का disposable income है. So this is the basic data based on this they started working. और आज का जो टॉपिक है उसके लिए हमने कुछ निकाला था कि what are the aspects on which financial inclusion was thought about. तो पहला कैटेगरी ये था कि वुमेन को सबसे ज्यादा जरूरत थी. They are the ones to be, government wanted them to be primarily included. इसलिए scheme is, it insists कि the primary beneficiary should be women. Only if woman is not available, then you move on. The second preference is for the certain vulnerable sections of the society within the EWS and LIG, like manual scavengers, women, scheduled castes, scheduled tribes, minorities, disabilities people who are transgenders, things like that. The second inclusion is done by accepting self-certification as proof of income. और चौथा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिससे कहीं पे फंड कहीं पिलफर ना हो जाए. And then in the CLSS scheme, as we have seen, there is an advance subsidy which comes, which is very useful for the beneficiary compared to earlier कि अपने आप खर्च करो फिर subsidy claim करो. These are the other aspects which ensure financial inclusion. जो young professionals हैं who have just started their work, उनको कैसे स्कीम में बेनिफिशियरी बनाया जाए. Then they started increasing the number of banks and microfinance institutions through which you could lend money. These are the other things. And this is another slide which shows the range of PLIs, that is the public prime lending institutions through whom funds are made available. They are specifically chosen so that every category of beneficiary can be somehow included in the scheme. So, जैसे हम बता रहे थे, इस पिछले स्कीम जो JNNURM था, उससे थोड़ा सा expand करके they have 4 verticals. सबसे पहले वो कैटेगरी है जो स्लम में रहते हैं, उनको स्लम अपग्रेड करना है. दूसरा कैटेगरी है जिनके पास जो लोन लेने की काबिलियत रखते हैं उनको थोड़ा सब्सिडी चाहिए. तीसरा कैटेगरी सबसे वल्नरेबल है, उनके पास ना तो लैंड है ना इनकम है, तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर देती है. और चौथा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन जिसमें अधिकतम लोग इस PMAY में जिन्होंने लोन लिया है. तो उसके बाद गाइडलाइंस बनी थी 2016 में. And this is some overall picture of the overall financial aspect of the scheme. The central subsidy, even though it sounds small at 1.5 lakhs, the total quantum of funds required is 1.68 lakh crores. State subsidy was 1.12 lakh crores. So these are some of the financial aspects. DBT we have spoken about. ये CLSS का एक सब्सिडी चार्ट है जिसमें दिखाता है कि पर्सन में EWS कैटेगरी पर्सन he gets an interest subsidy of 1.3 lakhs net fee. So this is a chart showing HUDCO's role. So HUDCO जो है 3 verticals में we scrutinize the DPRs
और चौथे वर्टिकल में वी आर अ सेंट्रल नोडल एजेंसी. We also provide for financial viability gap funding. And the fourth contribution is that extra budgetary resources we have raised for the government. यानी जो बजट से बाहर है, बजट से एक्स्ट्रा जो उनको गवर्नमेंट को चाहिए था, वो भी हमको ने 20,000 करोड़ पिछले कुछ सालों में हमने मोबिलाइज करके गवर्नमेंट को दिया है. ये आज तक का हमारी उपलब्धि कितना हमने फाइनेंस किया है, सब्सिडी रिलीज किया है एज सेंट्रल नोडल एजेंसी. These are some of the policy measures which the government has taken, to popularize, to make housing an easier to deliver. Last time, the government has figured out that it is a limited market size, so there is an extreme lot of scope in this housing sector, giving loans, delivering houses, delivering technology, things like. ये आज का PMAY का उपलब्धि है. This is the latest one as on 20th September. इसमें what we want to highlight is that unlike the JNRM scheme, where 75% houses were unoccupied, इसमें जो है 75% है belonging to beneficiary-led construction or CLSS, where a person has constructed his own required house and is availing subsidy. This is why the scheme was very popular. This is the main this is what we want to highlight. And this is the major improvement in this scheme compared to the earlier versions. That's all. Thank you. Thank you all for participating. It was we were sitting through the entire presentation. जो बेनिफिशियरीज जिनसे बात हुई थी, काफी सारे बेनिफिशियरी लाइन पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सुनने में बहुत अच्छा लगा. और आपके जो वहाँ के PLIs हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनसे भी डायरेक्टली संपर्क करके बहुत अच्छा लगा. I'm sure the ministry will be very happy to see this kind of presentation. We will be uploading a status report about this Awas for Samvad. Thank you. Thank you all for participating. Thank you, sir. अभी हम लोग पिछले करीब 1.5 हिस्से से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पर संवाद पर चर्चा कर रहे हैं. और अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं. ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटा हो चुका है हम लोगों के यहाँ पर परिचर्चा करते हुए. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और श्री अजीत के साथ क्षेत्रीय प्रमुख रांची क्षेत्रीय कार्यालय को अनुरोध करूँगा और अंतिम वोट थैंक्स के लिए श्री अजीत के साथ. धन्यवाद सर. सबसे पहले मैं यहाँ पे जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स में धन्यवाद देना चाहते हैं. उसके बाद मिनिस्ट्री को, ये this is one of the very interesting and very informative program wherein all professionals, financials, grads, academicians, students, beneficiaries all sit together and discuss about an ongoing program. So I would like to thank the ministry for giving an opportunity for this. Sri Arun Kumar ji, who is in the field having hands-on experience on executing the programs, has explained very well on the benefits, and it is surprising to know that government is giving incentive for these sort of projects for completing earlier, which will encourage more and more professionals and contractors who are in the field to complete the project earlier, rather than delaying and not completing and leaving it idle so that the money get wasted. It's not going to happen for these sort of programs. So I would like to
thank Sri Arun Kumar ji for having come here and shared his experience. Now I would like to thank Sri Satyaki Sarkar. He's having vast knowledge and experience in academic field, and also he was regularly interacting with professionals and government officials, along with certain studies done by his students. So he was very well explained about financial inclusion and highlight the government's intent to see that the money, every rupee spent, is spent for the right purpose and it is reaching for the benefit of the people, it is reaching to the beneficiary. Thank you once again, sir. Now I'd like to thank Gitanjali Ramji. He has shared his experiences with HUDCO as well as his experience in the field of his official post, where he's put forward some suggestions for providing housing layouts, reservation of land, policy changes, how best we have to think for the future, how best we can solve this problem. This problem will be there always because after some time we may require construction, demolition and construction of the existing houses and construction of new houses, demolition of existing colonies and construction. There again, we have to apply our professional input and experience for providing a better, sustainable layouts for the future generation. I would like to thank Sri Janandramji for having come here and spent his valuable time with us. Now I would like to thank Sri H.D. Suresh, though he was very busy, he could not attend the program. He has conveyed his well wishes for this program. He has assisted a senior officer from head office for making a presentation on behalf of him. I would like to thank Sri H.D. Suresh for supporting this program. And Sri Muridharan, who represented the housing department or of our head office, who is dealing directly CLSS and Pradhan Mantri Awas Yojana had a beautiful presentation. There was little hitches in the presentation, sides are not moving, but he explained it very well, both in Hindi and English, so that everybody can understand it better way. Thanks, Muridharan, for joining us. Finally, I would like to thank the beneficiaries who have come here physically and shared their experience, because you could see the happiness on their faces right here, not in the video, but we could see here they were with us. Thank them also. Finally, I thank each one of you for having come here, joined on online, and participated in this program. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. So thank you very much. We'll close this program here. Thank you.